सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही अच्छी बात बोली है एक जजमेंट के अंदर, और वो बात आने वाले समय में बहुत से लोगों को कानून के डर से राहत भी दिलाएगी। वो लोग जो कि कानून के माध्यम से अपने आप को यह समझता हुआ पा रहे हैं कि क्या मेरा जीने का अधिकार किसी कानून ने छीन लिया है, और इस छीनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, सारी बातें आज के सेशन में हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जमानत मिलना नियम है, जेल जाना अपवाद है, और ऐसा PMLA कानून के केस में भी लागू होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ऐसे में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट का यह बयान है तो इसके क्या मायने हैं और कितना व्यापक इसका महत्व है, आज के सेशन में इसे समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये विषय वस्तु समझ में आएगी। मेरे प्यारे साथियों, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में 2002 में एक कानून बना, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग आफ्टर ऑल होता क्या है। आसान भाषा में कहूं तो काले धन को सफेद करना। सर, काला धन दिखता कैसा है? क्या उसके ऊपर रंग काला चढ़ा होता है? जी नहीं। अवैध धन, जिसके ऊपर आपने कर पे नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, अब आपने टैक्स बिना पे किए कोई धन यूज में लिया और उसे आप दिखा ऐसे रहे हैं, अपने पास घुमाकर ऐसे ला रहे हैं जैसे कि टैक्स पे करके आ रहे हो। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आपने बिना टैक्स पे किया कोई रकम निकाली और उसको किसी जमीन में इन्वेस्ट कर दिया, जमीन में इन्वेस्ट किया, उस जमीन को बेच करके उसकी DLC कीमत पर उसे नंबर 1 से अंदर ले आए। जमीन के इन्वेस्टमेंट में अक्सर सुनने में आता है कि वहां पर नंबर 2 यानी कैश में ज्यादा पैसा लिया जाता है। कैश का अर्थ यह है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा तरीका है कि आपने वो पैसा हवाला के माध्यम से देश के बाहर पहुंचाया, वहां से कोई शेल कंपनी के माध्यम से अपने ही धंधे में उस पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। देश में ऐसी बहुत सी घटनाएं आए दिनों सुनने को मिलती हैं। इन्हीं को रोकने के लिए देश में एक कानून बनाया गया, और इस कानून को सख्त बनाते हुए इसकी एक धारा 45 डाली गई, जिसमें जमानत को लेकर बहुत सख्ती बरती गई। सख्ती में सबसे पहला तो तर्क यही था कि भाई इसमें जिसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसे की हेराफेरी की है, उसी को यह सिद्ध करना होगा कि उसने लॉन्ड्रिंग नहीं की है, मनी को, पैसे को नहीं घुमाया है। यानी कि सिद्ध करने की जो जिम्मेदारी है वो आरोपी पर ही लगा दी कि आप प्रूव करो कि आपने नहीं किया है। और जमानत में यह कहा गया कि अगर जमानत चाहिए तो जब तक सरकारी वकील आपके साथ बहस ना कर ले तब तक तो जमानत भूल जाओ। पहले सरकारी वकील आपसे सवाल पूछेगा और वो इस बात से संतुष्ट होगा कि अगर आपको जमानत मिल जाए तो आप बाहर जाकर के एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करेंगे, यानी कि जो भी तथ्य हैं, जो भी प्रूफ हैं, उनको आप नहीं बिगाड़ेंगे, तब तक आप जेल में ही रहिए, यानी कि जमानत नहीं मिल सकती। 45 में दिए गए इन 2 लाइनों का हमारे देश में हाल ही में राजनीतिक नेताओं के जेल जाने के दौरान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने का काम हुआ। अगर आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल जी का जाना, मनीष सिसोदिया जी का जाना, इन दोनों नेताओं के साथ साथ CM जो अभी सोरेन साहब गए थे उनका जाना, ये सभी मनी लॉन्ड्रिंग की इसी धारा के तहत जमानत नहीं पाए थे। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अंदर जमानत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी देते हुए कहा कि भाई जमानत तो मिलनी ही चाहिए, ये तो नियम है, और अगर किसी को आपको जेल में रखना है तो यह केवल एक अपवाद होना चाहिए। जमानत मिलना नियम है और यह PMLA पर भी लागू होता है। लेकिन इसको और आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा जमानत भी जान लीजिए कि यह जमानत क्या है। क्या होता है जी कि अगर आपको किसी भी अपराध के तहत या किसी एक्स व्यक्ति को किसी अपराध के तहत पुलिस ने अरेस्ट किया, कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट ने उस व्यक्ति को जब तक उस पर अपराध का सारा फैसला ना हो जाए तब तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया। इसको कुछ ऐसे समझिए कि आपने किसी वस्तु की चोरी की, पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया कि सर ये चोर है,
पुलिस ने जब प्रस्तुत किया तो फिर चोर है इस बात को जानने के बाद कोर्ट ने कहा कि अरे चोर है और कहीं भाग ना जाए पुलिस की गिरफ्त से, तो इसे जेल भेज दो। लेकिन जेल भेजने का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अंडर ट्रायल कैटेगरी में आता है। अंडर ट्रायल का मतलब अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि ये चोर है, बस पुलिस पकड़कर लाई है, कह रही है, इस पर आरोप लगाकर कि ये चोर है, कोर्ट भी मान रही है कि पुलिस कह रही है कि ये चोर है, तो चलो इसे जेल में भेज देते हैं कहीं भाग ना जाए। लेकिन अब दूसरा पक्ष सुनिए। वो व्यक्ति कह रहा है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी तरफ से उसका वकील आकर कह रहा है कि सर मैं चोर नहीं हूं, और अगर आपको लगता है कि मैं चोर हूं तो पुलिस से कहिए कि ये एविडेंस ले आए कि मैंने चोरी की है। अब आपको लगता है कि पुलिस तो साथ में ही एविडेंस लेकर घूम रही होती है, नहीं, उन्हें पूरी तरह से डॉक्यूमेंट करना होता है, लिखना होता है, जांच पड़ताल करनी होती है, गवाह बनाने होते हैं, हर चीज को पेपर पर लिखना होता है। इस प्रक्रिया को चार्जशीट कहा जाता है, यानी कागज पर लेना इस बात को कि सर चोरी का आरोप है और चोरी के आरोप के पक्ष में ये प्रमाण उपलब्ध हैं, इस व्यक्ति ने चोरी की है, इसलिए हम आपके सामने इसको लेकर आए हैं। पुलिस की गिरफ्तारी तो तुरंत काम कर जाती है, लेकिन चार्जशीट बनने में समय लगता है। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि अरे पुलिस काम नहीं करती। असल मायने में चार्जशीट कई बार सैकड़ों पन्नों की बन जाती है, हजारों पन्नों की चार्जशीट बनती है। सहारा के केस में तो कई ट्रकों में भर करके चीजें गई हैं, डॉक्यूमेंट्स गए हैं, बहुत सारे एविडेंसेस गए। कहने का मतलब यह है कि चार्जशीट का बनना, कई पेजेस की चार्जशीट पुलिस के द्वारा भी पेश की जाती है, क्योंकि इतने सारे गवाहों की पूछताछ। अब मान लीजिए कहीं पर आतंकवादी घटना हुई, आतंकवादी घटना में कुछ लोग घायल हुए, कुछ मृत हुए, तो ऐसे में घायल और मृतकों के परिवार से पूछताछ करना, उनके पूछताछ के सारे बयानात को लिखना, लिख करके उसकी पूरी फाइल तैयार करना, उसको क्रॉस वेरीफाई करना, फिर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना, इसमें समय लगता है। यही कारण है कि कोर्ट पुलिस को समय देती है कि आप चार्जशीट पेश करने के लिए एक नियत समय ले लीजिए। इतने समय में चार्जशीट पेश कर दी थी। इस बीच में वो व्यक्ति जिसको कोर्ट ने अभी कहा था कि तुम जेल जाओ, उसने अपने वकील के थ्रू कोर्ट से कहलवाया कि सर जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि मैं ही अपराधी हूं, चार्जशीट आई नहीं, आपने बस जेल में डलवा दिया। ऐसे में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आपकी नजर में जेल में ही हूं, लेकिन मुझे जेल की जगह बाहर रहने दीजिए ना, क्योंकि जीने का अधिकार मेरा भी है। जब तक मैं सिद्ध अपराधी नहीं हूं तब तक केवल आरोप भर से जेल में क्यों रख रहे हो। ऐसे में कोर्ट के द्वारा उन लोगों को जिन पर आरोप है उन्हें जमानत दे दी जाती है, यानी है तो वो जुडिशियल कस्टडी में ही, लेकिन उन्हें बाहर इसलिए भेज दिया कि ठीक है कि आप इस बात पर सही हैं कि अभी हमें यह सिद्ध करना है कि आप चोर हैं कि नहीं। ठीक है, जमानत का आधार समझ में आया। पीएमएलए एक्ट में क्या है कि आपको जब जेल भेजा गया उस समय आप पर ही यह जिम्मेदारी डाल दी। अभी तक तो पुलिस को सिद्ध करना था कि आप चोर हैं, पीएमएलए एक्ट में आप पर ही यह जिम्मेदारी डाल दी कानून ने कि आप सिद्ध करो कि आप चोर नहीं हो। कानून जो है वो पीएमएलए के केस में क्या कह रहा है, गिरफ्तार हुए व्यक्ति से कि तुम सिद्ध करो। वो तो कह रहा है सर मैं तो जेल में हूं, मैं कैसे सिद्ध करूं। बोले अपने वकील से बोलो या फिर कोई आपका जानने वाला हो उससे बोलो, वो सिद्ध करेगा कि आप वो नहीं हो। मतलब समझ में आ गया कि ये एक ऐसी घटना हो गई कि जो व्यक्ति जेल में, वो बाहर निकल के सिद्ध कर पाएगा ना, अंदर से कैसे सिद्ध करेगा। अब वो जेल में डला हुआ है। दूसरा, आप जेल से बाहर अगर निकलने की सोचते भी हो तो पहले सरकार को यह लगना चाहिए कि आप बाहर निकल गए तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दोनों मतलब समझ में आ गए। और जब बाहर निकल गए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ये दो बातें निकलकर अगर आ गई तो फिर यहां से बहुत सी चीजें ऐसी निकलती हैं कि साहब जब आप कन्विंस होने में मना कर दें कि साहब मुझे लगता है कि यह बाहर नुकसान पहुंचाएगा, तो मेरी तो जमानत कभी हो ही नहीं पाएगी। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि भाई पीएमएलए का ही मामला क्यों ना हो, जमानत नियम है, अगर जेल में रखना है तो यह एक अपवाद है, फिर चाहे आपका कानून पीएमएलए ही क्यों ना हो। मतलब उस स्थिति में भी जमानत दो जब आरोपी को यह सिद्ध करने का कानून हो कि वही सिद्ध करे, तब भी आप उसको जमानत दो कि नहीं साहब सिद्ध करने जाओ। जमानत का मतलब, अच्छा जमानत यह नहीं है कि केवल आप आरोपी हैं तभी मिलती है, किसी को सजा मिल गई तो भी उसे जमानत मिल सकती है। सजा होने के बाद भी कोर्ट को जब यह लगता है कि इसकी वजह से समाज को दिक्कत नहीं है, इसकी आवश्यकताएं हैं, तो कोर्ट उसको सिर्फ जमानत भेज सकती है। अब सवाल यह बनता है कि चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई, तो क्या इतना प्रस्तुत करने से फिर यह तय हो गया कि वो अंडर ट्रायल आदमी अब जेल में चला गया? नहीं। अब कोर्ट में शुरू होती है
कार्यवाही ये सिद्ध करने की कि क्या ये वाकई में अपराधी है। इसकी जो पूछताछ शुरू होती है, जो बहस शुरू होती है कोर्ट में, ये कई बार कई साल ले जाती है। ऐसे में विचार कीजिए, एक व्यक्ति जिसकी सुनवाई होना बाकी है वो जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और बाहर कोर्ट में मौका ही नहीं मिल रहा बहस होने का, क्योंकि कोर्ट हमारे देश में ओवरबर्डन्ड है। हर बार इधर चार्जशीट आई, अब बहस ही शुरू नहीं हो पा रही, आगे बढ़ ही नहीं रहा। जब बहस शुरू नहीं हो पा रही, बहस किस बात पे होती है? पुलिस अपने अंदर ये बात मेंशन करती है कि सब इस धारा के तहत इसको गिरफ्तार किया गया, इस पर ये इस धारा के तहत आरोप सिद्ध होता है, आरोप लगता है। तो कोर्ट कहती है प्रूव करो कि ये धारा है। जब तक वो धाराएं जो पुलिस ने बताई थी कोर्ट उन्हें क्रॉस चेक ना कर ले और खुद कन्विंस ना हो जाए, तब तक बहस चलती रहती है, बहस चलती रहती है। फाइनली कोर्ट वर्डिक्ट देती है और कहती है कि हां, इस व्यक्ति पर इन इन धाराओं के तहत मुकदमा आगे चलाया जाएगा और इसके तहत इसे यह सजा दी जाती है। इस प्रक्रिया में कई बार सालों लग जाते हैं और इन सालों की प्रक्रिया में बहुत से लोग अंडर ट्रायल ही रह जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या सेंटेंस्ड कैदियों से ज्यादा है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अंडर ट्रायल कैदियों के पास यह भी सुविधा नहीं है कि वे जाकर किसी वकील को या उनके परिवारजन किसी वकील को कहकर उन्हें जमानत तक के लिए भी काम करवा लाएं। तो ऐसे में बिना इसके अभाव में बहुत से लोग, लगभग 65% का आंकड़ा है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ आगे चल के, कि वो लोग अंडर ट्रायल ही रह जाते हैं और कोर्ट के अंदर ही, जेल के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे में कोर्ट का यह कहना फिर से एक बार इस बात को पुष्ट करता है कि जब तक कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं हो जाता, यानी आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, यानी वो दोषी नहीं बन जाता, तब तक आप उसे जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। जीने का अधिकार भारत के संविधान में आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार बना के दिया हुआ है और ऐसे में उसको आप उसकी आवश्यक सुविधा से वंचित नहीं कर सकते। यह है पूरी कहानी का सार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन इवन इन पीएमएलए केस। और यही मामला है जिसके चलते मनीष सिसोदिया हो या फिर के कविता, जिन्हें हाल ही के अंदर बेल मिली है, और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के भी बेल मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ईडी के मामले में ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट पेश की गई है या सीबीआई का जो वाद है उसके चलते इनको अभी भी जेल में ही रखा गया है। यह चीज अपने आप में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर भी लागू होती है, ये वाली बात कही है। इसी के तहत झारखंड चीफ मिनिस्टर को भी अभी हाल ही में जमानत मिली, आपके जो नेता हैं मनीष सिसोदिया उनको भी मिली। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मतलब जमानत एक सामान्य स्थिति है, जेल एक अपवाद है, यही बात यहां पर बताई गई है। आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया के बेल वर्डिक्ट में इस बात को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया। यहां पर जस्टिस थे बीआर गवई और केवी विश्वनाथन, जिन्होंने इस जजमेंट को देते हुए कहा कि अगर केस पीएमएलए का भी है तो बेल एक रूल है और जेल एक्सेप्शन है। सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए के कहने भर से आप ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति को आप उसके जीने के अधिकार से वंचित रख दें। इसका मतलब अब आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि पीएमएलए एक्ट क्या है और उसके अंदर धारा 45 क्या है, जिसके चलते इतने दिनों तक की लोगों को जेल होती है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट 2002 के अंदर आया था और यह मनी लॉन्ड्रिंग को देश में रोकने के लिए इस ऑब्जेक्टिव से आया था ताकि देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, उन संपत्तियों को कन्फेसिकेट और सीज किया जा सके जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाई गई हो। साथ ही साथ ऐसे इश्यूज जो मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्टेड रहे हैं उनसे डील करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। पीएमएलए एक्ट के अंदर वर्ष 2009 के अंदर भी और 2012 के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया था और हाल ही में भी उसमें 2015, 18 और 19 के अंदर भी संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के बावजूद सेक्शन 45 अभी तक सबसे खतरनाक सेक्शन बना हुआ है, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील को जमानत की याचिका का विरोध करने का मौका नहीं दिया गया हो तो आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती। साथ ही साथ यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील उनको लगता है कि उन्हें उस व्यक्ति को नहीं दिलानी चाहिए जमानत, तो वो आरोपी के दोषी ना होने की उचित वजह हैं और वो बताएं कि जमानत पर रहते हुए ये कोई और अपराध करने की संभावना नहीं रखता है, तभी जाकर के जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दो बातों से कन्विंस हो जाए तभी जाकर के वो जमानत के लिए सामने वाले को परमिट करवा सकते हैं। मतलब ये बात है कि जिस पर आरोप लगा है उसके ऊपर आवश्यक है कि वो सिद्ध करे कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगे हैं, नंबर एक, और नंबर दूसरा
जहां पर पहले पुलिस को जिम्मेदारी थी वहां पर आरोपी पर जिम्मेदारी है। और नंबर दूसरा, यहां पर अदालत को यह साबित करने का काम दिया गया है कि वह अपराध करने वाला व्यक्ति दोषी नहीं है। मतलब अदालत में यह साबित करना होगा कि वह अपराधी नहीं है और आरोपी को यह साबित करना होगा कि वह जमानत पर रहते हुए कोई नया अपराध नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशन को संतुष्ट करते हुए पीएमएलए की जमानत खिसकती चली जाती है। इसी वजह से ये सारी बातें निकल कर आई हैं। हालांकि भारत में कुछ और कानून भी, जैसे एनडीपीएस का एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए है, इन केस में भी आरोपी के ऊपर ही यह वो होता है, मतलब भार होता है कि वो प्रूव करे कि उसने अपराध नहीं किया है। ऐसे में जेल में गए हुए व्यक्ति के पास सिद्ध करना बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। इसलिए यह कानून जब से ज्यादा सुर्खियों में रहता है। इसके लिए पीएमएलए में महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन उसके प्रावधानों में भी अल्टीमेटली 1 करोड़ रुपए से कम का फ्रॉड हो, 16 साल से कम की उम्र हो, तमाम तरह की चीजें हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 45, जिसके चलते काफी सारे नेता जेल में हैं, उन नेताओं के जेल में होते हुए भी जमानत का अधिकार उन्हें है। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेल जो है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जिसको कि मतलब टेम्परेरी रिलीज किया जा सकता है, वो उसका रूल है। कोर्ट उसके रूल के तहत उसे परमिशन देती है। और अपराध के बाद में मतलब उसको सजा देना यानी जेल में रखना, ये फिर आगे का कार्रवाई है। ठीक है। देश में बेल कितने प्रकार की होती हैं? तो रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी, अंतरिम बेल, डिफॉल्ट बेल और मेडिकल बेल। डिफॉल्ट बेल का मतलब है कि भाई अगर कोई अक्यूज ऐसा है जो 60 से 90 दिन के अंदर अरेस्ट होने के बावजूद भी चार्जशीट फाइल करता हुआ नहीं पाता है, तो उसको डिफॉल्ट बेल के अंदर कहा जाता है। मेडिकल रीजंस पर मिलने वाली बेल मेडिकल बेल है। रेगुलर बेल कोर्ट का ऑर्डर होता है कि साहब इस व्यक्ति को कस्टडी से कोई मतलब बेल पर जाने दिया जा सकता है। जमानत में होता यह कि सामने वाले व्यक्ति से ये कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति को लेकर आओ जो ये सुनिश्चित करे कि आप कहीं भागोगे नहीं, कुछ पैसे जमा कराओ, तीसरा अपना पासपोर्ट वगैरह जमा करा दो, कहीं देश छोड़ के मत भाग जाना। ठीक है। ऐसे एंटिसिपेटरी बेल होता है, अगर आपको डर है कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है तो पहले कोर्ट में जाकर के सरेंडर करके ये कहना कि सर डर है कि कहीं मैं मतलब मुझे आप गिरफ्तार ना कर लें, मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा, जब बुलाओगे आ जाऊंगा, मुझे बेल दे दीजिए, तो वो एंटिसिपेटरी बेल होती है। ऐसे ही अंतरिम बेल के अंदर ए टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बेल ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी, और जब एंटिसिपेटरी बेल की सुनवाई ना हो रही हो उस बीच में अंतरिम बेल दे दी जाती है। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे में लगता है इन सबके सीआरपीसी में पहले प्रावधान हुआ करते थे, अब भारतीय न्याय संहिता में इनके प्रावधान हैं। ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दी हैं। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो, और अगर यह जानकारी समझ में आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए। बाकी आपकी राय इन विषयों पर क्या है उसे जरूर व्यक्त करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।